लास्ट ईयर डिस्कस हुआ था डाटाबेस रिलेटेड कंसेप्ट के बारे में. नाउ वी आर कमिंग टू वेब टेक्नोलॉजी कंसेप्ट, and within the web technology concept we have to learn the servlet. So we are going to start with the servlet now. So servlet basically is a Java program that runs on web server. So definitely when a particular program runs on web server, then that particular program must having the wave running concept or wave running compatibility on the server. So wave पे जब कोई प्रोग्राम रन करता है, that program run with the help of wave technology concept. And within the wave technology concept अभी हम बहुत सारा concept पहले भी दे चुके हैं, and आगे भी ये concept मिलता रहेगा कि अगर हम wave technology पे किसी भी सर्वर पे क्यों ना काम करें, जो बेसिक कंसेप्ट है वो है that particular client or particular user going to request, that request comes to the web server, and then web server process that request, and then response will be sent back to the particular client. So this is the basic funda. हम ये बात बार बार बोल रहे हैं कि एक्चुअली वेबसाइट काम कैसे करता है या वेब टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है. तो definitely any request will come to the server takes that request, process that request, and responses. So there is two concept over here, that is one is the request and second is the response, and in between process. So अगर कंप्यूटर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं कि कंप्यूटर इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, एंड आउटपुट शो करता है, जो भी प्रोसेस का आउटपुट है. तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे में काम कर रहा है कि यहाँ पे जो वेब सर्वर है या वेब एप्लीकेशन है वो क्या है, रिक्वेस्ट गेट करेगा, प्रोसेस करेगा, एंड देन रिस्पॉन्स करेगा. तो ये रिक्वेस्ट गेट करना, प्रोसेस करना, रिस्पॉन्स करने के बीच में क्या क्या हो सकता है, वो सारे कंसेप्ट को यहाँ पे हम लोग समझेंगे. ठीक है. तो डेफिनेटली जैसा तुमको पता है कि ये पूरा वेब टेक्नोलॉजी या वेब जो चलता है वो HTTP बेसिकली जो प्रोटोकॉल है, दैट इज HTTP प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है. अंदर जो TCP/IP पूरा प्रोटोकॉल है वो काम करता है. तो यहाँ पे HTTP एंड HTTPS, these are the two protocols and both are the same almost, but one is the not the communication protocol. Yes, encrypted HTTP is known as HTTPS. Yes. So HTTP is not secured and HTTPS is secured one. So this is the basic difference. So यहाँ पे दोनों प्रोटोकॉल पे काम करोगे तो जो फंडा है बेसिक रिक्वेस्ट, प्रोसेस एंड रिस्पॉन्स का वो सेम होगा. Only difference is कि your data request is coming in the secured environment or response in the secure environment. Other than the way of working is the same. So यहाँ पे सबसे पहला जो टेक्नोलॉजी इनकाउंटर हो रहा है और दिस J2EE में ये है सर्वलेट. तो सर्वलेट अगर हम सिंपल जावा का प्रोग्राम लिखें तो वो एज ए वेब पेज काम नहीं करेगा, तो उसके लिए यहाँ पे सर्वलेट है. तो Java program behaves as a servlet, so we need to understand the working of servlet. So servlet क्या करता है, एक्चुअली उस जावा पेज को वेब पेज में कन्वर्ट कर देता है. तो सर्वलेट को हम लोग समझते हैं एंड फिर देखते हैं कि कैसे ये पूरा जावा का प्रोग्राम एज ए वेब पेज कन्वर्ट हो जाता है एंड फिर एज ए वेब सर्वर पे इसका बिहेवियर प्रोड्यूस होता है. ठीक है. तो पहले समझते हैं कि एडवांटेज ऑफ जावा सर्वलेट क्या है. तो डेफिनेटली ये जावा है तो सिंपली पोर्टेबल तो होगा ही, देन पावरफुल है, इफिशिएंट है, सेफ्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ड्यू टू अगेन जावा पे सेफ्टी ज़्यादा है, एक्सटेंसिबिलिटी है, एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग, एंड इनएक्सपेंसिव है बिकॉज ऑफ कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंस इस पे लगता नहीं है क्योंकि इसका जो सर्वर है वो भी ओपन सोर्स है. डाटाबेस तुमको थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है लेकिन टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव नहीं है. तो जब हम लोग सर्वलेट पे काम करते हैं या किसी भी वेब टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे ना, तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम वेब टेक्नोलॉजी जो है उसका जो लाइफ साइकिल है वो प्री डिफाइंड है. लाइफ साइकिल प्री डिफाइंड करने का मतलब है कि वो जो
किस तरह से रन करेगा वो पहले से डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते। अदरवाइज क्या होगा कि हम किसी और तरीके से, कोई किसी और तरीके से डिफाइन कर देगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो वेब सर्वर जो भी बनाया है और वेब टेक्नोलॉजी जिसने भी बनाया है, जो भी कंपनी है, रिलेवेंट कंपनी, रिस्पेक्टिव कंपनी, जैसे J2E के लिए अपाची है तो अपाची वेब सर्वर पे ये पूरा सर्वलेट लोड होगा। तो वेब सर्वर कैन अंडरस्टैंड सर्वलेट एंड सर्वलेट कैन अंडरस्टैंड जावा एंड जावा वर्क्स ऑन JVM। तो ये पूरा हायरार्की है, तो इसी हायरार्की पे पूरा काम होता है। तो जैसे ही हम लोग सर्वलेट का रिक्वेस्ट किसी वेब सर्वर पे देते हैं, जो कि जावा कंपेटेबल वेब सर्वर है, जो कि सर्वलेट, JSP, एपलेट ये सब को सपोर्ट करता है, तो वो सर्वर क्या करता है, पर्टिकुलर सर्वलेट के रिक्वेस्ट को गेट करता है, देन ये रिक्वेस्ट सर्वर पे हैंडल होने जाता है। तो ये क्या है, सर्वलेट टेक्नोलॉजी उसको मिलता है। तो सर्वलेट टेक्नोलॉजी डिटेक्ट करके वो क्या करता है, सर्वलेट किस तरह से रन करने का फंडा वहां लिखा हुआ है, पूरा जो इंजन इसको बोलते हैं, और इंजन को यहाँ पे एक्चुअली कंटेनर बोला जाता है। तो वो जो कंटेनर है, सर्वलेट कंटेनर होगा, JSP कंटेनर होगा, एपलेट कंटेनर होगा, एक्चुअली दिस कंटेनर आर इंजन्स, जो कि उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को समझता है एंड उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को रन करा सकता है। तो यहाँ पे सर्वलेट का रिक्वेस्ट आएगा, तो ये सर्वलेट कंटेनर के पास जाएगा, सर्वलेट कंटेनर उसको प्रोसेस करेगा एंड उसके अंदर जो भी हम कोड लिख रखे हैं वो सारा प्रोसेस होगा, एग्जीक्यूट होगा। अब उस एग्जीक्यूशन में चूंकि जावा भी इन्वॉल्व है, तो सर्वलेट कंटेनर क्या करेगा, सर्वलेट का जो कोड है जो कि जावा में लिखा हुआ है, वो जावा, दैट मीन्स कि JVM के पास जाएगा। तो JVM क्या करेगा, उस पूरे जावा कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, बाइट कोड में कन्वर्ट करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद उसको कहाँ भेजेगा, अगेन सर्वलेट कंटेनर के पास भेजेगा। देन दैट सर्वलेट कंटेनर उसको क्या करेगा, उसको रेंडर करेगा। रेंडर किस फॉर्मेट में करेगा, क्योंकि अब उसको रिस्पॉन्स के लिए तैयार करना है। तो वो रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो वो रिस्पॉन्स HTTP फॉर्मेट, जो कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery यही सब समझ में आता है, जो कि ब्राउजर समझता है। तो कोई भी ब्राउजर जो तुम यूज करते हो, एनी ऑफ द ब्राउजर, वो सब HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट यही समझता है। तो जो सर्वलेट कंटेनर जो है ना, वो सर्वलेट कंटेनर उसको रेंडर करेगा, रेंडर इन द फॉर्मेट ऑफ HTML दैट कैन अंडरस्टैंड बाय योर ब्राउजर। तो वो रेंडर करेगा एंड रेंडर करने के बाद वो उस वेब सर्वर को भेजेगा एंड वेब सर्वर को पता है कि ये किस क्लाइंट का रिक्वेस्ट था, तो वो उस क्लाइंट को रिस्पॉन्स करेगा। दिस इज होल लाइफ साइकिल, but this is the logical life cycle. Now we will come to the servlet life cycle. जैसा कि मैंने बताया कि अगर किसी भी वेब टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं तो उसका लाइफ साइकिल जो है वो प्री डिफाइंड है, मतलब जिसने बनाया इस टेक्नोलॉजी को उसने ये लाइफ साइकिल डिफाइन कर दिया। अब हमको उसी लाइफ साइकिल को हैंडल करना है, जस्ट लाइक कि जैसे हम लोग का लाइफ साइकिल है, हम लोग का लाइफ साइकिल प्री डिफाइंड है, हम लोग बस उसमें उस पर्टिकुलर लाइफ साइकिल के मोमेंट को हम लोग कंसिडर करते हैं जो हम कर सकते हैं। बाकी का लाइफ साइकिल डिफाइंड है, मतलब जैसे बोला जाता है चाइल्डहुड है, उसके बाद यंग है, फिर उसके बाद उसके बाद ओल्ड एज आता है। तो इस तरह से लाइफ साइकिल डिफाइंड है, अब उस लाइफ साइकिल में घुस के हम कुछ भी कर लें। तो इन द सेम सिचुएशन यहाँ पे सर्वलेट का लाइफ साइकिल प्री डिफाइंड है, जिसने भी टेक्नोलॉजी बनाया है। जैसे कि अगर J2E का बात करें तो ये पूरा जावा के थ्रू बना हुआ है एंड जावा नाउ रन्स फ्रॉम द Oracle कॉर्पोरेशन, Oracle कॉर्पोरेशन के थ्रू ही जावा का पूरा वर्जन रिलीज होता है आज के समय में। तो नाउ जावा इज द ऑनर ऑफ, सॉरी, Oracle इज द ऑनर ऑफ जावा। सो यहाँ पे ये लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल में क्या है कि अगर हम कोई सर्वलेट को रिक्वेस्ट करते हैं रन करने के लिए, तो वो क्या होगा, पहले मेमोरी में लोड होगा। तो सर्वलेट कंटेनर लोड्स द सर्वलेट ड्यूरिंग द स्टार्टअप, मतलब जैसे ही हम उसको रिक्वेस्ट करेंगे, सर्वलेट कंटेनर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर सर्वलेट को लोड करेगा मेमोरी में। ठीक है, तो वो इंटरनल इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि उसको कैसे लोड करना है। लोड ऑन स्टार्टअप वो पूरा XML मैप होता है और इंटरनल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे होते हैं, जो कि जैसे हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वो सर्वलेट उस मेमोरी पे जाके, दैट मीन्स वो कंटेनर जो कि सर्वलेट कंटेनर होगा, एंड सर्वलेट इंजन भी बोल सकते हैं इसको, बट इंजन लिखना नहीं चाहिए, सर्वलेट कंटेनर ही लिखना चाहिए। दैट कंटेनर विल फैसिलिटेट दैट पर्टिकुलर सर्वलेट। फर्स्ट स्टेज इज लोडिंग स्टेज, जहाँ पे सर्वलेट को लोड कर रहा है मेमोरी में। देन दैट सर्वलेट नीड टू बी इनिशियलाइज
सो यहाँ पे उसका इंस्टेंस क्रिएट होगा और हर यूजर के लिए अलग अलग इंस्टेंस क्रिएट होगा, मतलब थ्रेडेड मॉडल भी है ये, क्योंकि एक यूजर मल्टीपल यूजर सेम सर्वलेट को रिक्वेस्ट करेगा, क्योंकि प्रोग्राम तो एक ही लिखा हुआ है, तो मल्टीपल यूजर सेम सर्वलेट को रिक्वेस्ट कर रहा है, तो सर्वलेट का क्या हो रहा है, नया नया इंस्टेंस क्रिएट होता जाएगा। One user, one instance, one user, one instance. That is handled by the thread. That means one thread, one instance. फिर दूसरा यूजर है, दूसरा थ्रेड क्रिएट हुआ और दूसरा इंस्टेंस सर्वलेट का चल रहा है, क्योंकि एक यूजर के लिए एक ही इंस्टेंस रन करेगा, मल्टीपल यूजर एक इंस्टेंस पे नहीं जा सकता, क्योंकि उसका पूरा डाटा मैचअप हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा। तो यहाँ पे हर यूजर का एक नया इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, and that thread is responsible to handling one user. So one user, one thread. That means if you are having 10,000 users, that means 10,000 thread is created within your web server, and that 10,000 instance of that particular file is created. So that is handled by your server, not by you. That means your web server is multi-threaded, and it is already written code. हमको नहीं देखना है कि थ्रेड लगाना है नहीं लगाना है, ये ऑलरेडी थ्रेड लगा हुआ है। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेज पे क्या आ रहा है, इनिशियलाइजेशन। सो सर्वलेट कंटेनर क्या करेगा, सर्वलेट कंटेनर उस पर्टिकुलर सर्वलेट को इनिशियलाइज करेगा विद द हेल्प ऑफ इनिट मेथड। इनिट इज द मेथड व्हिच इज कॉल्ड अपॉन हियर। सो इनिट मेथड यहाँ पे इनिशियलाइज करेगा उस पर्टिकुलर सर्वलेट को उस पर्टिकुलर यूजर के लिए, उस पर्टिकुलर यूजर के पैरामीटर्स में, रिक्वेस्ट पैरामीटर्स में कुछ और भी लिखा हुआ होगा, तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। तो init method is called only once throughout the life cycle. तो ये जैसे यूजर आएगा सर्वलेट इनिशियलाइज होगा एंड ये एक बार कॉल होता है। नाउ सर्वलेट इज अवेलेबल एंड इज लोडेड सक्सेसफुली। तो ये जैसे ही लोड हो जाएगा सक्सेसफुली तो ये आपको आउटपुट मिल जाएगा। नाउ आफ्टर दैट दैट सर्वलेट नीड टू बी सर्विसिंग। तो सेकेंड स्टेज है जिसको कि प्रोसेस स्टेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सर्विसिंग द रिक्वेस्ट, दैट मीन्स कि सेकेंड स्टेज पे क्या होगा, सर्विस करेगा रिक्वेस्ट को। तो जो भी रिक्वेस्ट आया है उसके पास जो भी वैल्यू आ रहा है, जो भी वैल्यू गेट कर पा रहे हैं, डिफरेंट टाइप से वैल्यू आपके पास पहुंच सकता है सर्विस स्टेज पे। तो वो वैल्यू को आपको पकड़ना है, दैट मीन्स कि रिक्वेस्ट को गेट करना है, आफ्टर दैट उसको प्रोसेस करना है एंड देन रिस्पॉन्स के लिए तैयार करना है। ठीक है, तो जैसे ही आपका इनिशियलाइजेशन प्रोसेस ओवर होगा, ये क्या होगा, एक सर्विस, दैट मीन्स की सर्विस मेथड कॉल होगा सेकेंड स्टेज पे, एंड दिस सर्विस मेथड स्टार्ट सर्विंग योर पर्टिकुलर यूजर। दैट मीन्स की जो रिक्वेस्ट आएगा वो दो तरीके से आ सकता है, वन इज द गेट मेथड, अनदर इज द पोस्ट मेथड। तो जब HTML का फॉर्म बनाते हैं हम लोग, याद करो, तो HTML के फॉर्म में ना हम लोग मेथड लिखते हैं, याद है? Yes, sir. Get Yes, and sir. post. Method equals to get or method equals to post. Yes, sir. So what is difference between get and post? Anyone? Get send the input one by one and post send in bulk. Anyone else? Yes. How this get and post method works? नहीं, ये तो इनिशियल सो गेट बेसिकली यूज टू रिक्वेस्ट करते डेटा, रिक्वेस्ट करते डेटा के लिए हम, और जो पोस्ट है बेसिकली हम सेंड करते हैं वो डेटा या रिसोर्सेज अपडेट करते हैं। दोनों ही मेथड डाटा को सर्वर तक पहुंचाने के लिए यूज होता है, दैट मीन्स कि सेंड करने के लिए यूज होता है। अभी क्या डिफरेंस है, दोनों किस तरीके से सेंड करता है डाटा को, ये डिफरेंस तुमको बताना है, ये तो तुमको पता होना So चाहिए। get send one by one and post send in bulk of after completing all the data input. तो जो गेट होता है वो इज नॉट सिक्योर बिकॉज इसमें यूआरएल जो है वो एक्सपोज होता है, बट पोस्ट जो होता है वो सिक्योर होता है। राइट, इसमें यूआरएल में जो बार में जो वो मेंशन वहां नहीं होता है। दिस इज द राइट आंसर।
So the difference between the get and post method is कि get method तुम्हारे URL के साथ वैल्यू को concatenate कर देता है, that is exposed to all the user and that might be your data can be hacked. But with the do post method, that is sent in the background. Yes, वो hide कर देता है sir Yes, URL. the hidden Yes, format sir. that is not visible to all user. If Yes, anyone sir. want to hack your packet, that may be visible to the hackers, but not directly to the particular users. So this is the basic Yes, sir. difference, and that is why we have to choose which method we have to use while sending our data from client to server, or you can have that request with the help of get method or post method. So with the get method, there is a vulnerability, and there can be chances to hack your data that is visible with the URL. So we will less use that get method. अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ डाटा सिक्योर डाटा नहीं है, आप भेज सकते हो तो भेजो, नो दिक्कत। लेकिन अगर अगर आपको लगता है कि डाटा विजिबल नहीं होना चाहिए, किसी का डाटा है जो कि सिक्योर वे में जाना चाहिए, तो पोस्ट मेथड से भेजो, चाहे बैकग्राउंड में जाएगा। देखो तुम गूगल देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, उसके भी तो क्वेरी स्ट्रिंग में डाटा जा रहे हैं, तो वो गेट मेथड यूज कर रहा है। लेकिन गेट मेथड यूज करने के लिए वो समझ रहा है कि कहाँ आपको गेट मेथड यूज करना है और कहाँ पे पोस्ट मेथड यूज करना है। तो अगर तुम गूगल करते हो, ये मेरा ब्राउजर विजिबल है क्या? No, sir. नहीं दिख रहा है। No, sir. Let me stop and share it again. Now it's visible, na? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. See that Google. जब हम Google लिखे, now search. Let's say web technology. See, देख रहे हो? तो this is the get method. Actually Google क्या भेज रहा है? Get method से अपने सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा है, but within that get method, see whatever we have written that is visible. ठीक है? Other than ये और भी बहुत कुछ लिखा है that is visible but that is encrypted, right? If you want to send the request from with the help of get method only, then you need to encrypt your data. That makes your data secure. So you can send through get method also, but you need security checking first. देखो कुछ डाटा ये प्लेन टेक्स्ट में भेज रहा है और कुछ डाटा ये क्या भेज रहा है, सिक्योर मोड में भेज रहा है। ये इसका ट्रैकिंग डाटा है, क्योंकि ये ट्रैक कर रहा है और ट्रैकिंग डाटा हम लोग को डायरेक्टली नहीं बता सकता, तो ये क्या कर रहा है, एनक्रिप्ट करके उसको भेज रहा है। लेकिन जो मेरा लिखा हुआ टेक्स्ट है और ये सर्च टेक्स्ट है, ये किसी को दिख भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम तो ओपनली सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये तुमको बता रहा है कि ये गेट मेथड से हम लोग डाटा को भेज रहे हैं। बट जैसे ही तुम लॉगिन करते हो, जीमेल पे लॉगिन करो, तो ये यूआरएल तुमको डिफरेंट दिखेगा। Yes, sir. Different रहता है। तुम्हारा यूजर आईडी पासवर्ड सबसे पहले तो भेजते हो, उसके बाद और भी डाटा भेजते हो, तो वो क्या होता है, बैकग्राउंड मोड में जाता है, and that is with the help of post method. So you can use both of the method, no doubt. It's totally depend कि तुम किस मेथड से अपने रिक्वेस्ट को हैंडल करना चाहते हो। That is the way of requesting a particular server resources. किसी भी सर्वर रिसोर्स को हम हैंडल कर सकते हैं। अगर हम JSP को करना चाह रहे हैं, या सर्वलेट को करना चाह रहे हैं, या HTML पेज को करना चाह रहे हैं, किसको करना चाह रहे हैं। लेकिन ये जब डू एंड गेट डू पोस्ट मेथड को कॉल कर रहे हैं, दैट मींस कि डेफिनेटली सर्वर साइड कुछ प्रोसेस करने के लिए भेज रहे हैं और सर्वर टेक्नोलॉजी इसको गेट कर सकता है। तो हम लोग सर्वर पे डाटा रिक्वेस्ट करने के लिए जो भी है ये दो मेथड यूज करते हैं, एंड ये इसके थ्रू हम लोग रिक्वेस्ट गेट करते हैं, एंड देन जो भी प्रोसेस होगा उसको फिर रिस्पांस ऑब्जेक्ट मिलेगा। यहाँ पे रिस्पांस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग डाटा जो भी रिस्पांस है वो क्लाइंट तक पहुंचाते हैं। और सर्विस पेज जो होता है ना, ये चलता रहता है, तब तक चलता रहता है जब तक कि रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस हैंडल होता रहता है। तो ये पेज कितना देर चलेगा, इट्स टोटली डिपेंड कि तुम क्या काम करा रहे हो यूजर से, और तुम्हारे पर्टिकुलर पेज पे क्या काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये सर्विस पेज है, एंड सर्विस पेज में क्या होता है कि तुम्हारा सारा रिक्वेस्ट रिस्पांस प्रोसेस सब हैंडल हो रहा होता है। एंड जैसे ही तुम इस सर्वलेट पे तुम्हारा टास्क कंप्लीट हो जाता है, एंड तुम किसी भी तरीके से इस सर्वलेट को छोड़ के जाते हो,
किसी भी तरीके के कहने का मतलब है कि सपोज तुम किसी हाइपरलिंक को क्लिक कर दिए या सबमिट बटन पे क्लिक किए और वो सबमिट बटन तुमको किसी और पेज पे लेके जा रहा है आफ्टर प्रोसेसिंग, तो in any way if you are leaving that servlet page, then it will call the destroy page. तो डिस्ट्रॉय में क्या होगा, डिस्ट्रॉय में उस सर्वलेट के थ्रू जो एक पर्टिकुलर यूजर के लिए क्रिएट होके और उसके पूरे रिस्पॉन्स को हैंडल कर रहा था, उसके लिए जो भी मेमोरी इनिशियलाइज हुआ था, जो भी मेमोरी होल्ड हुआ था कंटेनर में, वो सारे मेमोरी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, रिलीज ऑल द रिसोर्सेज एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर सर्वलेट फॉर अ पर्टिकुलर यूजर। एक यूजर का है, नेक्स्ट यूजर क्या कर रहा है, वो नेक्स्ट थ्रेड के साथ चल रहा है। तो इस यूजर के लिए जो यूजर अभी प्रोसेस हो गया एंड उस यूजर को अब वो यूजर किसी न किसी कारण से इस पेज को लेफ्ट किया, मतलब छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद क्या होगा, डिस्ट्रॉय मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा एंड जितना रिसोर्सेस इनिट और सर्विसेज कंज्यूम कर रखा था वो सारे रिसोर्सेज को ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, क्लियर? तो दिस इज द लाइफ साइकिल, सर यस दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ ए सर्वलेट, जिसमें कि आपको यहाँ पे सबसे पहले लोडिंग हो रहा है, देन इनिशियलाइजेशन हो रहा है, देन सर्विस पेज है एंड देन डिस्ट्रॉय पेज है। Within that you need to remember the method. In the init phase, init method is called. In the service phase, service method is called. And within that service method, there are two other methods associated with this service method: do get and do post. This depend upon how you requested the particular servlet. So if you requested with the get method, the do get method will be called. If you requested with the post method, do post method will be called. ठीक है, सो ये सर्विस हैंडल करेगा रिक्वेस्ट को एंड देन आफ्टर रिस्पॉन्स इट विल डिस्ट्रॉय ऑल द सर्वलेट रिसोर्सेज फॉर अ पर्टिकुलर यूजर। तो ये है पूरा लाइफ साइकिल, जिसमें कि सर्विस पेज में सर्विस मेथड कॉल हुआ एंड डिस्ट्रॉय पेज में डिस्ट्रॉय मेथड कॉल हो रहा है। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस मेथड्स। जहाँ भी फंक्शन सिंबल लगा हुआ है, these are the methods, so you need to remember कि किस तरह से पूरा फ्लो चल रहा है और कहाँ पे कौन सा मेथड कॉल हो रहा है। So this is the life cycle of servlet. So whenever we request a particular servlet, this life cycle must be executed at the server end, and that servlet container, which is the particular engine for executing that particular servlet for a particular user, right? So this is the basic concept of a servlet. And after that, we need to know the packages and the classes which we required while doing the programming. So there must be two packages must be called for making our simple Java file to a particular servlet file. That one is the JavaX servlet, javax.servlet. This package contain classes and interfaces that makes your servlet class makes your Java class as a servlet class and run according to the servlet container. So this package must be there within your file, and within this servlet package we have number of classes that can be called. And second package that is required is javax.servlet.http, because of the we are working on the Wave, and Wave works on HTTP protocol, so we need to handle this HTTP request and response. So for the HTTP classes and interface, we need this package javax.servlet.http. So this all comes from the servlet API, जो कि आपके जो भी J2EE सपोर्टेड सर्वर है ना, उसको इंस्टॉल करने से आपका ये API इंस्टॉल्ड हो जाता है। अगर नहीं हो पाता है तो आपको मैनुअली भी पाथ सेट करना पड़ता है, क्योंकि जावा में पाथ सेट वाला फंडा है। तो अगर कोई भी API जो कि हमको यूज करना है, वो जार फाइल में बेसिकली मैक्सिमम लाइब्रेरीज आते हैं, तो जार फाइल को हमको क्या करना पड़ता है, पाथ सेट करना पड़ता है। तो पाथ सेट कर देने से मेरा कंपाइलेशन इन्वायरमेंट क्या है कि ये जितने भी API है जो कि जार फॉर्मेट में है, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे आपके प्रोजेक्ट में। तो लाइब्रेरीज आपको डालना पड़ सकता है अगर आप
वैसे एडिटर को यूज कर रहे हैं जो एडिटर सपोर्ट नहीं करता है। अगर एडिटर सपोर्ट करता है, जैसे यहाँ पे जो हम लोग नेटबीन्स आईडी यूज कर रहे हैं, वो आपको जैसे आप सर्वर इंस्टॉल करोगे ना, जैसे ग्लासफिश सर्वर इंस्टॉल्ड है, तो ग्लासफिश सर्वर से ये क्या करता है, पूरे जार जार पैकेजेस को ले लेता है, हमको अलग से पाथ सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये आईडी पे काम करने का थोड़ा सा बेनिफिट है। तो यहाँ पे हम लोग को मिनिमम 2 पैकेज चाहिए होगा। इसके अलावा अगर और भी पैकेजेस हैं जिसको कि यूज कर सकते हैं, तो अगर जरूरत है तो वो पैकेजेस भी कॉल कर सकते हैं। तो देखते हैं कि सर्वलेट पैकेज से कौन सा क्लास कॉल हो रहा है, कौन सा इंटरफेस कॉल हो रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोगों को जेनरिक सर्वलेट बनाना है तो जेनरिक सर्वलेट कॉल करते हैं, और अगर सिंपल एक सर्वलेट बनाना है तो एचटीटीपी सर्वलेट क्लास को कॉल करते हैं। दिस एचटीटीपी सर्वलेट क्लास मेक्स योर जावा प्रोग्राम behave such a servlet. So we need to inherit our program, because by the way of inheritance we get all the functionality of this servlet into my Java page. So we need this class. This class is very important class, and this class comes from javax.servlet.http package. That is I am mentioned over here. So javax.servlet.http, this package is must be included in your Java program, and by the help of extending your Java program with the HTTP servlet class, this your Java program becomes a servlet program. So जैसे हम HTTP servlet को अपने क्लास के साथ इनहेरिट करेंगे, this all the functionality which belongs to this servlet will inherited in my class. So all the stages of the Java execution is included within my class. So जो भी इंटरफेस क्लासेस सर्वलेट रखा हुआ है वो क्या होता है, लाइफ साइकिल मेथड को अटैच कर देता है मेरे सर्वलेट में। तो ये पूरा मेरा जो जावा क्लास है, जो सिंपल जावा क्लास दैट बिहेव्स एज ए सर्वलेट क्लास। सो दिस इज द बेसिक फंडा। तो यहाँ पे ये पूरा मेथड का जो अभी हम बताए हैं उसका डिटेल पिक्चर है। So next day, now we will do one practical example of this servlet कि कैसे पूरा सर्वलेट पे काम करेंगे। एंड डेफिनेटली बिकॉज ऑफ कि ये सर्वलेट जो है वो पूरा वेब टेक्नोलॉजी है, नेटवर्क पे काम करेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक्सेप्शंस भी थ्रो होंगे। विदाउट एक्सेप्शंस नहीं चल सकते यहाँ पे, क्योंकि रन टाइम में बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन थ्रो होगा दैट इज सर्वलेट एक्सेप्शन। सर्वलेट एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो होगा, और चूंकि इनपुट आउटपुट भी है तो आईओ एक्सेप्शन भी थ्रो करेगा ये। तो सर्वलेट एक्सेप्शन एंड आईओ एक्सेप्शन दैट could be handled within the servlet pages, and कुछ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी करना पड़ेगा। तो सर्वलेट कॉन्फ़िगर हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे है web.xml एक फाइल है जहाँ पे अगर हमको एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है तो वी कैन डू इट। अदरवाइज अगर आईडी यूज कर रहे हैं तो आईडी आपके लिए ये कॉन्फ़िगरेशन करता है। सो हम यहाँ आईडी का यूज कर रहे हैं तो अलग से हमको बहुत ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर हम सिंपल नोटपैड पे प्रोग्राम लिखें और जावा सर्वर पे या किसी भी जावा सर्वर पे कॉन्फ़िगर करें, तो वी नीड दैट कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग आल्सो। सो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ योर सर्वलेट। आई होप यू